अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज चल रही है और मैं दोबारा से बता दूं कि ये चूँकि लेक्चर पेड हैं, तो कोई भी इशू हो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को आगे शेयर भी करें, चैनल को जरूर शेयर करें। वीडियो को तो खैर एक्सेस उसी को मिलेगी जो पे करेगा, लेकिन चैनल को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। अगर कोई और इसे इस्तेफादा हासिल करना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, तो उस तक भी पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, इसके अंदर हम 62 to 68 तक टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि ये एक नया टॉपिक है तो हम फिर पहले सीखेंगे कि ये क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो खाली जगह है यहाँ पे समझाता हूँ। एक हो गया बिजनेस। बिजनेस बनाएगा कैश। दूसरा हमारे पास आ गया बैंक। बैंक बनाएगा, बैंक की नॉर्मल बुक को हम या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं या पासबुक कहते हैं। पासबुक कह लें या फिर बैंक स्टेटमेंट कह लें। अब अक्सर औकात ऐसा होता है कि कैश बुक हमारे पास, अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना चुके हैं, तो उसके अंदर हमारे पास बैंक का कॉलम मौजूद है और बैंक की हमने सारी डिटेल रखी हुई है कि बैंक में हमारा कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना निकल गया है, कितना जमा हुआ है, सारी डिटेल। लेकिन फिर भी जब मंथ एंड पे हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को और कैश बुक को मैच करते हैं तो अक्सर डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब वो डिफरेंस अगर हम उठा के बैंक के पास लेके जाएं, मिसाल के तौर पर मैंने एक चेक जमा करवाया 31 तारीख को, तो मैंने उसी वक्त अपनी कैश बुक में लिख दिया कि मेरा बैंक डेबिट हो गया, मैंने इतने पैसे बैंक में जमा करवा दिए। अब बैंक को तो भी 2 दिन उसकी क्लियरेंस में लगेंगे, ये एक दिन क्लियरेंस पे लगेगा, वो यकम 2 को जाके क्लियर होगा। लेकिन बैंक ने 31 को क्लोजिंग कर दी। तो जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आई तो उसमें वो चेक था ही नहीं, तो मेरा बैलेंस इनबैलेंस हो गया बैंक स्टेटमेंट का और मेरा बैलेंस टैली नहीं किया। तब ये दो तरीके हैं, या तो मैं बैंक से रब्ता करूँ जनाब आपने ये चेक नहीं लिखा, ये लिखकर मुझे बैंक स्टेटमेंट दें। तो बैंक तो कहेगा जनाब जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा हम नहीं लिख सकते, और जिस डेट को क्लियर होगा हम उसी डेट को लिखें। तो बैंक तो नहीं चेंज करेगा स्टेटमेंट, उस वो तो कहेगा मेरे लिहाज से ठीक है, आप अपना सोचो। तो फिर हम दोनों चीजों को कंपेयर करने के लिए एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ये कैश बुक के डिफरेंस को और पासबुक के डिफरेंस को टैली करके दोनों के बैलेंस को इक्वलाइज करती है। ठीक हो गया जी। तो ये काम है बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट का कि हमारा। हाँ, एक और बात कि ये एक टेम्परेरी स्टेटमेंट, सिर्फ वक्ती हमने अपने जो शक हैं या जो हमें इम्बिग्विटीज क्रिएट हुई हैं उनको दूर करने के लिए कि आया डिफरेंस आया क्यों है, हमने कहीं गलती कर दी, बैंक ने कहीं गलती कर दी, या वट एवर द रीजन, डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, तो हमें वो डिफरेंस क्लियर करना होता है ऑन ईच एंड एवरी कंडीशन। ठीक हो गया जी। अब ये सारी तफसील यहाँ पे वो यही कर रहे हैं। अब बाकी बातें वो कर रहे हैं कि हमारा जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस फेवरेबल होगा, बैंक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा। अब अगर हमारा बैलेंस फेवरेबल नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ है कि एंटिटी, हाँ, एक और चीज, अगर हमने ओवरड्राफ्ट लिया है तो फिर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा। नॉर्मली हमारे कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है, बैंक के अंदर नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो वो डेबिट। ये एक रूल हो गया। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट टिप्स में वो कह रहा है कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, मुख्तलिफ तरह के अकाउंट्स होते हैं, लेकिन सेम एज द केस ज्यादा करंट अकाउंट का इशू बनता है, बाकियों का इशू नहीं बनता, क्योंकि बाकियों में ट्रांजेक्शन बहुत कम होती हैं। जी। अब आगे आ गया क्या क्या पॉसिबल डिफरेंसेस हो सकते हैं दोनों के अंदर। तो क्रेडिट ट्रांसफर, यानी कि कोई कलेक्शन हुई थी,
हमने डेबिट करनी थी, बैंक ने क्रेडिट करनी थी। डायरेक्ट डेबिट को पेमेंट हमने की, हमने क्रेडिट कर दी, बैंक ने डेबिट करनी थी। स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी कि को पेमेंट किया, हमने क्रेडिट कर दी, बैंक ने डेबिट करनी थी। बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किए, हमने क्रेडिट करने थे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमने क्रेडिट करना था, बैंक ने डेबिट करना था। ठीक है, ये कुछ। और फिर कुछ मिस्टेक्स आती हैं। हमने गलती से कोई अमाउंट ज्यादा लिख दी है, ओवरस्टेट कर दी है कैश बुक के अंदर, को अंडरस्टेट कर दी है, तो पेमेंट ओवरस्टेट कर दी है, को अंडरस्टेट कर दी है, तो वो डेबिट क्रेडिट के तौर पर हम उसको ठीक करें। अब कुछ चीजें बैंक में रिकॉर्ड करनी है। अ चेक फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्डेड इन कैश बुक आल्सो डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। ये मैंने जो एग्जांपल आपको दी, बैंक ने उसको क्रेडिट करना था, हम डेबिट कर चुके। अब हमने एक चेक सप्लायर को पे कर दिया, तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो सप्लायर बैंक के पास पहुंचे ही नहीं, और बैंक ने इसको डेबिट करना था, तो वो डेबिट होगा। गलती से बैंक से हो जाए, रॉन्गली डेबिट हो जाए या रॉन्गली क्रेडिट हो जाए। रॉन्ग डेबिट होगा तो उसे क्रेडिट कर देंगे, रॉन्ग क्रेडिट होगा तो उसे डेबिट कर देंगे। अब आगे जी वो एक बैंक स्टेटमेंट बना रहा है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वो कह रहा है जी, चेक्स फॉर कस्टमर 2000 हैव बीन पेड टू द बैंक बट हैव नॉट येट बीन प्रोसेस्ड। ये बैंक की ट्रांजेक्शन है, हम जो कि पे कर चुके हैं बैंक में, तो हम उसे क्रेडिट कर चुके हैं, तो ये 2000 बैंक में आएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। फिर चेक पेड टू सप्लायर 6200 हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड टू बैंक। ये डेबिट होगा, 6200 नॉट प्रेजेंटेड चेक है, ये आ गया। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट शोज 700 एज ए बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस काट लिए, हमने नहीं लिखे, तो हम बैंक चार्जेस क्रेडिट कर देंगे। फिर a check of 300 received from customer has returned dishonored and could not be rectified in the cash book। कस्टमर चेक भेजा था, कस्टमर का डिसऑनर हो गया, तो अब हम उसे हमने चूंकि डेबिट कर चुके थे, तो बैंक तो डिसऑनर हो गया, तो बैंक चेक वापस भेज देगा, तो हम फिर उसे क्लियर करने के लिए क्रेडिट करेंगे। अब ऊपर उसने बताया कि हमारे जो 4500 हमारे कैश बुक का बैलेंस था और 7700 पासबुक का बैलेंस था, दोनों हमने लिखे, तो हमारा बैलेंस 3500 बचा, और यही बैलेंस बैंक में होना चाहिए। 3500 आ गया है, तो इसका मतलब है हमारी स्टेटमेंट एक्यूरेट हो गई। अब इसी तरह आगे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक है, और फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपने मद्देनजर रखना है, चीजें कर ली, इंपॉर्टेंट टिप्स वो दे रहा है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, सिंपल छोटी छोटी एक दो चीज रख लें। एक तो ये कि आपने ये जज करना है कि एंट्री हम कर चुके हैं, बैंक ने नहीं की, या बैंक कर चुका है हमने नहीं। अगर हमने नहीं की तो हम उसे एडजस्टेड कैश बुक में लिखेंगे, अगर बैंक ने नहीं की तो उसे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे। जिस तरह कि हमने देखा कि चेक डिपॉजिट करवाया था, अभी क्लियर नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है बैंक ने उसकी एंट्री नहीं की, तो फिर वो एंट्री रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में होगी। लेकिन बैंक चार्जेस डिडक्ट हो गए हैं, वो एंट्री बैंक कर चुका है, तो उसको फिर हम लिखेंगे। इसकी वो डेबिट का ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैश बुक बैंक कॉलम, बैंक बैंक स्टेटमेंट, बार बार वही चीजें आ रही हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। जी, चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट का। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। एक आध क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसके साथ अपलोड किया जाएगा इंशाल्लाह, जो आपके लिए और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स फेलोज के साथ भी शेयर करें। जिस किसी को इसकी जरूरत हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।